Hello students, welcome to the world of Mentara 1.0। ये सीरीज़ है न्यू एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी। 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये है आज 5th चैप्टर और ये थीम चल रहा है हिस्ट्री से। ठीक है, तो एक चैप्टर हिस्ट्री की थीम का हो चुका है, ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत टाइम पहले ही जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब वो बन चुकी थी, है ना। हिमालयाज और टू सीज के बीच में जो हमारी ह्यूमैनिटी थी उसकी लाइफ का एक स्टफ बन चुकी थी। ये जो हमारी कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, फिर अब इस चैप्टर में हम कौन से क्वेश्चन से डील करने वाले हैं? तो हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, पहला क्वेश्चन कि हम कैसे इंडिया को डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट वर द एशियन नेम्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एशियन नेम्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम ये एक मैप दिया हुआ है जो कि फिजिकल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें कुछ रिवर्स दी हुई हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, जैसे गंगा रिवर, सॉरी यमुना रिवर, है ना। फिर यहाँ पे देखें तो सतलज हो गई, ये रही हमारी इंडस रिवर। ठीक, यहाँ नीचे नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सारी यहाँ पे कावेरी, ये दी हुई है। ठीक है, चलो। टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेम with defined borders, defined states, and a known population. However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evaluation from many different sources. Let us explore. तो आज जो हम इंडिया नाम जानते हैं, ये हमारा एक मॉडर्न नेशन है। इंडिया जो हम जानते हैं ये क्या है? एक मॉडर्न नेशन है, जिसका एक डिफाइंड बॉर्डर है, डिफाइंड स्टेट्स हैं, इसकी नोन पॉपुलेशन है ना। लेकिन देखिए 5 साल पहले, 500 साल पहले या 2000 साल पहले या इवन 5000 साल पहले जो था वो इंडिया डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था ये। ठीक, ये जो रीजन है वर्ल्ड का, इसको जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना, ये इसके बहुत सारे नेम हुए, डिफरेंट नेम्स हुए, एंड बाउंड्री भी इसकी शिफ्ट होती रही है ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया के पास्ट के बारे में, उसके इवैल्यूएशन के कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया, है ना, इवोल्यूशन के बारे में हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims, and inscriptions. तो पूरी हिस्ट्री में देखें तो इंडिया के बहुत सारे नेम हुए। कुछ नेम उनको उनके इन्हेबिटेंट्स ने दिए, इन्हेबिटेंट्स मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे लोग, उन्होंने दिए। कुछ जो बाहर से विज़िट किए इंडिया को, उन्होंने नाम दिया इंडिया को। ठीक है, तो ये नेम्स हमको कहाँ से पता चलते हैं? ये नेम्स हमको एशियन टेक्स्ट से, ट्रैवलर्स के अकाउंट से, ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स जो बाहर से आए उनके अकाउंट से या इंस्क्रिप्शन से हमको इन नामों के बारे में पता चलता है। तो हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, कैसे इंडियंस ने इंडिया को नेम दिया, वो चीज़ देखते हैं सबसे पहले। ठीक, द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, एज वी विल सी इन चैप्टर 7। इट इज several thousand years old. It gives the northwest region of the subcontinent the name Saptasindhava, that is the land of seven rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at times to a river in general. तो ये ऋग्वेद,
जो कि इंडिया का मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। लगभग मतलब सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ये हमारा एंशियंट टेक्स्ट है। ठीक है, इंडिया का मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है ये। इसने ना जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन को नाम दिया, और नाम क्या दिया? सप्त सिंधवा, मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों का लैंड। सप्त सिंधवा बोला इसने किसको? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को। सिंधुआ वर्ड कहाँ से आया? सिंधुआ वर्ड आया है सिंधु, जो हमारी इंडस रिवर है ना, उससे आया है ये सिंधुआ वर्ड। और इन जनरल रिवर को भी वो सिंधुआ बोल देते थे कभी कभी, या एट टाइम्स वो रिवर को भी सिंधुआ बोल देते थे। ठीक, moving on in time, we see names for other parts of India appear in the literature. Mahabharata, the Mahabharata is one of India's most famous texts. We read about it in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. Interestingly, it lists many regions such as Kashmir, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, parts of Haryana today, Vanga, parts of Bangladesh today, है ना, बांग्लादेश का पार्ट, एंड प्रज्योतिषा roughly today's Assam, Kachcha today's Kutch, Kerala more or less today's Kerala and so on. तो जैसे जैसे टाइम बीता गया हम देखें कि जो इंडिया के अदर पार्ट्स हैं उनके भी नाम लिटरेचर में आने लग गए। जैसे कि बात करें महाभारत, महाभारत जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट है ना, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? आज कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन वाला जो थीम है उसमें पढ़ेंगे हम इस महाभारत के बारे में। ठीक है, इसने इंडिया के कई रीजन को नाम दिया। जैसे यहाँ पे इसने कश्मीर का मेंशन किया, कश्मीरा जो आज का कश्मीर है उसको कश्मीर बोला। फिर जो हरियाणा का पार्ट है, जो आज हरियाणा है, उसके पार्ट्स को इसने कुरुक्षेत्र कहा। फिर बंगाल के पार्ट्स को बंगा बोलते थे ये। फिर यहाँ पे असम जो है आज का, उसका नाम इनके टेक्स्ट में ये प्रज्योतिषा मिला हमें, है ना। फिर कच्छ, ये ऐसे कच्छ लिखते थे। फिर केरला, जो केरला वर्ड भी हमको महाभारत में मिला है, जो कि आज का मोरलेस आज का ही केरला है। ठीक, ऐसे डिफरेंट रीजन के नाम वहाँ पे हमें मिले हैं। बट when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? Because ancient Indian texts are difficult to date, this is not an easy question to answer. The Mahabharata uses the terms Bharatvarsh or Jambudvep, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward. लेकिन लेकिन यहाँ कब हमारे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए नाम आया वो देखना ज़रूरी है ना। क्योंकि जो इंडियन टेक्स्ट है, हमारे एशियन इंडियन टेक्स्ट, ये कितने पुराने हैं या इसका डेट क्या है वो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं कि हाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नाम कब आया, है ना। यहाँ हमने देखा तो महाभारत में अलग अलग रीजन्स के लिए नाम थे, एक पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक नाम नहीं था। ठीक है, अभी तक कब आया ये हम नहीं बता सकते सही से, क्योंकि हमारे जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है ना, ये कब बने, कब बनने शुरू हुए, ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कोई डेट इसकी फिक्स नहीं है ना। लेकिन हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में 2 टर्म यूज़ हुए हैं, एक है भारतवर्ष, दूसरा है जम्बूद्वीप। ये दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं वहाँ पर। ठीक, और जो स्कॉलर्स है वो जनरली ये एग्री करते हैं कि ये जो पोएम है ये कुछ सेंचुरी BCE ऑनवर्ड लिखी गई है ना। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ सेंचुरी BCE ऑनवर्ड ये लिखी गई है, ऐसा स्कॉलर्स एग्री करते हैं। फर्स्ट टर्म की बात करें, द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष clearly extends to the entire subcontinent and the text includes the names of numerous rivers and peoples. Bharatvarsh means the country of the Bharatas. Bharata is a name that first appears in the Rigveda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. In Latin literature, several kings named Bharata are mentioned. तो पहला टर्म जो भारतवर्ष है ना, ये क्लियरली पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए था, है ना। जो ये टेक्स्ट है इसमें
बहुत सारे रिवर्स और लोगों के नाम भी इंक्लूड करता है ये टेक्स्ट। ठीक, भारतवर्ष मतलब कंट्री ऑफ भारता, भारत की कंट्री है ना। अब भारत क्या है, भारत जो नाम है ये पहले सबसे पहले कहाँ दिखा, ऋग्वेद में। एंड ऋग्वेद में इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है एक मेन वैदिक ग्रुप है ना, जो वैदिक ग्रुप्स थे, लोगों के ग्रुप्स थे, वैदिक ग्रुप्स थे, उसमें से एक भारत नाम का एक वैदिक ग्रुप था लोगों का। ठीक, तो वही वहाँ पे हमको पहले ही भारत वर्ड मिला और फिर भारतवर्ष बोला गया, मतलब भारतों की कंट्री बोला गया इसे। फिर बाद के लिटरेचर में देखें तो बाद के लिटरेचर में बहुत सारे किंग जो भारत नाम के किंग या भरत नाम के किंग हुए है ना, वो भी मेंशन मिलता है, भरत नाम का किंग है ना। फिर सेकेंड टर्म, द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। This is indeed a common tree native to India, also called Jambul tree, Malabar plum tree, etc. जम्बू द्वीप came to mean the Indian subcontinent. जो दूसरा टर्म जम्बू द्वीप है, इसका मतलब क्या है कि ये जो जामुन ट्री का फल है ना, उसका आइलैंड, मतलब जामुन ट्री का आइलैंड, मतलब ये जो ट्री है ये नेटिव टू इंडिया है, कॉमन ट्री है जो यहाँ हमें मिलता है। इसको, इसके अलग अलग नाम है, जैसे जम्बुल ट्री या फिर मालाबार प्लम ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जम्बू द्वीप पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जम्बू द्वीप मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जामुन ट्री मिलता है। ठीक है, कॉमन ट्री है ये, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर. His name is Ashoka and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BCE. As we will see, he left us many inscriptions. In one of them, he used the same name Jambudweep to describe the whole of India, which at the time included what is today Bangladesh, Pakistan as well as parts of Afghanistan. तो देखो, हमें एक अच्छा क्लू कहाँ से मिलेगा, एक इंडियन एम्परर जो कि हैं अशोका, उनसे, जिनके बारे में हम बाद में मिलेंगे, जिनसे हम बाद में मिलेंगे है ना। सिर्फ यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये लगभग 250 BCE के आसपास थे है ना। यहाँ हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े, जिसमें से किसी एक इंस्क्रिप्शन में इन्होंने ये वर्ड जम्बू द्वीप यूज़ किया होल ऑफ इंडिया के लिए, जो कि होल ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब कर रहा था, जिसमें आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था है ना। जो ये अशोका का जम्बू द्वीप था, जिसमें ये होल ऑफ इंडिया बता रहे थे, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी था। ठीक है, A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Puran, we read क्या उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य कैव दक्षिणम वर्षुनम तद भारतम नाम. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharata. फ्यू सेंचुरीज लेटर की बात करें, मतलब फ्यू सेंचुरीज बाद की बात करें, तो भारत जो टर्म है ना, जो वर्ड है, ये जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ होने लग गया था। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम देखिए, एक एंशियंट टेक्स्ट है जिसका नाम है विष्णु पुराण, उसमें लिखा हुआ है कि द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, मतलब जो एक कंट्री जो ओशन, समुद्र के उत्तर में और स्नोई माउंटेन्स के दक्षिण में मिलती है, लाई करती है, वो है भारत है ना। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे. इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन भारता. तो ये जो भारता वर्ड है ना, ये नेम जो है ना इंडिया का, ये आज भी यूज़ होता है ना। नॉर्थ में इसको हम भारत लिखते हैं और साउथ में इसको हम भारतम लिखते हैं, ठीक, लेकिन आज भी ये वर्ड यूज़ होता है.
It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south, from the Great Mountain in the north, from the ocean on the east and on the west. You can now recognize the Great Mountains in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि कंट्री का कोई भी पार्ट हो, डिफरेंट पार्ट, कंट्री के डिफरेंट पार्ट ने इंडिया के लिए सेम डेफिनेशन, सिमिलर डेफिनेशन अडॉप्ट की, सिमिलर डेफिनेशन अपनाई इंडिया के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में। जैसे कि हम देखें, एक पोएम है तमिल लिटरेचर की, एंशिएंट तमिल लिटरेचर की, लगभग 2000 साल पुरानी है ना। इसमें एक किंग को प्रेस करते हुए कहा गया कि वो केप कुमारी, जो साउथ में केप कुमारी है, वहाँ से फिर यहाँ पे ग्रेट माउंटेन्स नॉर्थ में है, फिर यहाँ पे ओशंस ईस्ट एंड वेस्ट में है। मतलब उनका ये दिखाया गया कि वो कितने बड़े किंग थे, कि उनके जो साउथ में देखे तो केप कुमारी तक फैला हुआ है उनका साम्राज्य, नॉर्थ में जाए तो ग्रेट माउंटेन्स तक, एंड ईस्ट वेस्ट में ओशन तक उनका जो पूरा साम्राज्य है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे मतलब रिकग्नाइज कर सकते हो आप कि नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन्स हैं, एंड केप कुमारी को भी आइडेंटिफाई करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हम इसमें देखें अपने इस वाले मैप में, तो देखिए ये हमारे ग्रेट माउंटेन्स हो गए, जो कि नॉर्थ में है, और केप कुमारी ये रहा, है ना। मतलब ये वाला पार्ट केप कुमारी हो गया, ठीक। तो इसको भी रिकॉग्नाइज करना, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये रिकॉग्नाइज कर रहे थे। मतलब ये अपनी ज्योग्राफी को अच्छे से जानते थे, जो एंशिएंट इंडियंस हैं वो अपनी ज्योग्राफी को अच्छे से जानते थे कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट वेस्ट में क्या है इंडिया के। The Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same as Bharat अर्थात India. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहले इंग्लिश में लिखा गया, इसमें एक फ्रेज यूज़ है इंडिया दैट इज़ भारत, बिल्कुल शुरुआत में यही यूज़ है, इंडिया दैट इज़ भारत। वैसे ही जो हिंदी वर्जन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, ठीक। फिर अब देखते हैं कि कैसे फॉरेनर्स ने इंडिया को नेम दिया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वाज द पर्शियंस, the ancient inhabitants of Iran. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which, as we saw, was earlier called Sindhu. So, it is no surprise that in their earliest records and stone inscriptions, the Persians refers to India as Hind, Hidu, or Hindu, which are adaptations in their language of Sindhu. Note that in ancient Persian, Hindu is a purely geographical term. It is not referred here to the Hindu religion. ठीक, तो पहले फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया को मेंशन किया वो थे पर्सियंस, ठीक। पर्सियंस जो कि ईरान के एंशियंट इनहैबिटेंट्स थे, मतलब ईरान के रहने वाले लोग, ठीक, जिनको पर्सियंस बोला गया। ये थे पहले फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया को मेंशन किया। 6th सेंचुरी BCE में पर्शियन एम्परर ने इंडिया में मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया और इंडस जो रिवर है उस वाले रीजन को कंट्रोल कर लिया, ठीक। इंडस जो कि पहले कही जाती थी सिंधु, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ नहीं होगा कि इनके जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे पर्सियंस ने इंडिया को हिंदू या हिंदू कहना शुरू किया, जो कि सिंधु का पर्शियन अडाप्टेशन है। मतलब पर्शियन लैंग्वेज में अडाप्टेशन है सिंधु का, है ना। सिंधु को इन्होंने हिंद, हिंदू या हिंदू कहना शुरू किया, ठीक है। मतलब जो हिंदू है पर्शियन में देखें तो ये कोई हिंदू रिलीजन से रिलेटेड वर्ड नहीं है, ये पूरा ज्योग्राफिकल टर्म है,
ठीक, को जो हिंदू रिलीजन है ना उससे रिलेटेड नहीं है ये हिंदू वर्ड, जो पर्शियन ने यूज़ किया था। ये जोग्राफिकल टर्म था, इन्होंने सिंधु का इनका अडाप्टेशन था, इनकी लैंग्वेज में सिंधु का अडाप्टेशन था हिंदू वर्ड। ठीक, फिर बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज एंशियंट ग्रीक्स नेम्ड द रीजन इंडोई और इंडाइक। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। अब इन पर्शियन सोर्सेज का यूज़ करके या इसी के बेसिस पे जो एंशियंट ग्रीक्स थे इन्होंने इस रीजन को क्या नाम दिया, इन्होंने कहा इंडोई या फिर इंडाइक, क्योंकि ये जो इनिशियल लेटर है हिंदू वर्ड में एच है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए एच इन्होंने बोला नहीं, इंडोई बोल दिया या इंडाइक बोल दिया। ठीक, तो सिंधु से बना हिंदू एंड हिंदू से बना इंडोई या फिर इंडाइक। ठीक है, फिर द एशियन चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। इन सेवरल टेक्स्ट दे रिफर टू इंडिया एज हिंदू या यिंतु या फिर यिंदू। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। तो फिर चाइनीज़, अब एंशियंट चाइनीज़ भी इंडिया से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। सेवरल टेक्स्ट में इन्होंने इंडिया को क्या बोला, इन्होंने यिंतु या फिर यिंदू बोला, है ना। ये वर्ड भी कहाँ से आया, ये भी वर्ड सिंधु से आया। कैसे, सिंधु बना हिंदू, हिंदू बना इंदू एंड इंदू बना यिंदू। वाई लगा दिए इन्होंने आगे, क्योंकि देखो चाइनीज़ वर्ड में वाई लगता है, बहुत सारे वर्ड में वाई लगाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंडू में वाई लगा दिया एंड यिंदू बोल दिया है उसको। फिर हेन सॉन्ग, फॉर्मली स्पेल्ड, पहले ऐसे लिखते थे, अभी ऐसे लिखते हैं। ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th century CE. He visited many parts of India, met scholars, collected Buddhist texts, and returned to China after 17 years. There, he translated the manuscript he took back with him from Sanskrit into Chinese. Several other Chinese scholars visited India over the centuries. आते हैं हेनसॉन्ग, जो कि चाइना से इंडिया विजिट करते हैं, कब, 7th century CE में। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारे मतलब मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया को विजिट करते हैं, स्कॉलर से मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करते हैं एंड फिर 17 साल बाद इंडिया चाइना वापस लौट जाते हैं। ठीक, वहाँ जाके ये जो मनुस्क्रिप्ट अपने साथ ले गए थे उसको संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत और भी अदर चाइनीज़ स्कॉलर्स इंडिया विजिट करते हैं। Another Chinese word also derived from Sindhu was Tianju, but this word could also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. तो दूसरा जो चाइनीज़ वर्ड है जो सिंधु से ही आया है वो क्या है, तियांजू। एंड इस तियांजू वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब है हेवनली मास्टर। ठीक है, ये दिखाता है कि ये जो एशियन चाइनीज़ थे वो उनका इंडिया के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है, क्योंकि इंडिया लैंड ऑफ बुद्धा था, बुद्धा है, था क्या है ना, लैंड ऑफ बुद्धा है, तो इसलिए इंडिया को वो कितना रिस्पेक्ट देते थे वो दिखाता है ये तियांजू वर्ड। ठीक, you are probably quite familiar with the more recent term Hindustan, but you may not know that this was first used in a Persian inscription some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. फिर एक टर्म आता है हिंदुस्तान, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं उसके साथ, मतलब फैमिलियर हैं उसके साथ, है ना, हिंदुस्तान टर्म के साथ में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो टर्म हिंदुस्तान है ना, ये पहली बार यूज़ कब हुआ। ये यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, कब, लगभग 1800 साल पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शन में इसको यूज़ किया गया था। यानी इसके बाद ये जो टर्म है, ये जो इंडिया में इन्वेडर्स हैं उन्होंने यूज़ किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत सारे इन्वेडर्स ने इसको यूज़ किया। ठीक, लेकिन पहली बार किसने यूज़ किया था, पर्शियंस ने। ठीक है, तो बस ख़त्म होता है चैप्टर। बिफोर वी मूव ऑन पढ़ लेते हैं हम लोग। इंडिया इज़ एन एशियन लैंड विच हैज़ हैड मेनी नेम्स
इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, मतलब इंडिया जो है एक एंशियंट लैंड है एंड इसके पूरे हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हुए हैं, बहुत सारे नाम हुए हैं, है ना। द नेम्स गिवन बाय द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बू द्वीप एंड भारत। द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इज द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। फिर जो नाम इंडिया के एंशियंट इनहेबिटेंट्स ने दिए, मतलब इंडियंस ने दिए, वो क्या थे, जम्बू द्वीप एंड भारत था, है ना। एंड ये जो भारत नाम है ये इस वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब ये ज़्यादा फैला और मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज में ये नाम यूज होता है, ये नाम इंडिया का नाम है ये, ठीक। फॉरेन विजिटर्स टू और इन्वेडर्स ऑफ इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम्स derived फ्रॉम द सिंधु और इंडस रिवर। दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। जो फॉरेन विजिटर्स आए या फिर इन्वेडर्स आए इंडिया के, वो उन्होंने जो नाम अडॉप्ट किया इंडिया के लिए वो सिंधु रिवर से या इंडस रिवर से आता है। और इसमें नाम नाम कौन से आते हैं, जैसे कि सिंधु से हिंदू बना, फिर इंडोई बना, इवेंचुअली इंडिया बना, ठीक। तो इंडिया टर्म कहाँ से बना, सिंधु रिवर से बना और ये फॉरेनर्स ने दिया। भारत नाम किसने दिया, तो भारत नाम इंडियंस ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर एक्सरसाइज देखें तो ट्रू फॉल्स एक बार देख लेते हैं फटाफट। द ऋग्वेद डिस्क्राइब्स द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये इंटायर ज्योग्राफी को तो नहीं डिस्क्राइब करता है, क्योंकि इसने नॉर्थ वेस्ट पार्ट को सिर्फ डिस्क्राइब किया था और बोला था सप्त सिंधुआ, है ना। तो ये हो जाता है गलत हमारे लिए। विष्णु पुराण डिस्क्राइब द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। यस, इसने डिफरेंट या इसने विष्णु पुराण ने इंटायर सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब किया। एक लाइन थी ना वहाँ पे कि ओशन के नॉर्थ में और माउंटेन्स के साउथ में जो है वो क्या है, वो भारत है, ठीक। फिर इन अशोकास टाइम जम्बू द्वीप इंक्लूड व्हाट इज़ टुडे इंडिया, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यस। फिर महाभारत लिस्ट मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला। यस। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपेयर इन ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर दैन 2000 ईयर्स अगो। नहीं, ग्रीक में नहीं, किसमें था, पर्शियन में था पहले, और 1800 साल पहले था ये लगभग। एंशियंट पर्शियन में देखे वर्ड हिंदू रिफर टू द हिंदू रिलीजन, तो रिलीजन नहीं, पूरा ज्योग्राफिकल टर्म है, इंडस रिवर से आया है, सिंधु रिवर से आया है। भारत इज़ अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो भारत नाम जो है वो फॉरेन ट्रैवलर्स ने नहीं दिया है, वो किसने दिया है, वो इंडियंस ने दिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने दिया है। भारतवर्ष, महाभारत में हमको मिला था ये टर्म, है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। एक छोटा सा चैप्टर था। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, है ना। कमेंट करिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है आप का वो आप बताइए, लेकिन प्लीज़ बताइए, है ना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच।